अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं आई हूँ यहाँ पे आपको केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 10th पढ़ाने के लिए। हमने अभी अभी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पूरा चैप्टर पढ़ा और उसके कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। हम कर रहे थे उसके एमसीक्यूज सॉल्व और अब हम उसके एमसीक्यूज के बिल्कुल एंड पे, उसके बाद हमारा चैप्टर रैप अप हो जाएगा। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम कर रहे थे एमसीक्यूज को सॉल्व और इस तरह हमने 6 एमसीक्यूज सॉल्व किए और बारी बारी हर कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी किया। मेरे समझदार स्टूडेंट जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स अभी तक साथ साथ पढ़े भी हैं, लिखे भी हैं और रिवाइज भी किए हैं, उनके लिए तो ये एमसीक्यूज बहुत इजी होंगे। और क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि एमसीक्यूज करने का तरीका क्या होता है कि आपने एक एक चीज़ को गौर से पढ़ना है, तो फिर तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होंगे जिनको समझ आ गई है अभी तक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ और देखते हैं उसमें क्या गिवन है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा। अब हम बात करें कि केसी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा। केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, और अगर केसी की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या दी हुई हैं। इक्विलिब्रियम विल नेवर एस्टैब्लिश। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है तभी केसी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश और नॉट, ये वाली बात हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड इज ऑल रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। केसी की वैल्यू कम है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हों। ये ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेट अवे रॉन्ग। थर्ड इज रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनने चाहिए। कंप्लीशन का मतलब ही ये है कि आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी की वैल्यू ही थोड़ी है तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट आए कहाँ से। कंप्लीशन की तरफ गया कैसे आपका रिएक्शन, वो कंप्लीट हुआ कैसे। तो बेटा ये ऑप्शन भी गलत हो गई। चौथी ऑप्शन देखें, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। ये बात मानी जा सकती है क्योंकि केसी की वैल्यू अगर कम है तो ज़्यादा रिएक्टेंट्स अभी कन्वर्ट ही नहीं हुए प्रोडक्ट्स में। थोड़े रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए हैं और थोड़े रिएक्टेंट्स के कन्वर्जन की वजह से जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी अभी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि हम कहें वाह वाह रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, या हमने उतने प्रोडक्ट्स अचीव कर लिए जितने हम करना चाहते थे। इसलिए इस एमसीक्यू में जो आपकी सही ऑप्शन है वो है डी, और उसमें क्योंकि यही कहा गया कि आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बने, विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 8, reactions which have comparable amounts of reactants and products at equilibrium state have। हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन 3 एमसीक्यूज में रिवाइज हो गया। सबसे पहले केसी की वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमने बात की कि क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। देन वी डिस्कस्ड कि अगर केसी की वैल्यू थोड़ी है तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, आपके रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे। अब थर्ड उन्होंने पूछ लिया कि कंपेरेबल अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। यहाँ पे उन्होंने आपको केसी का नहीं बताया कि केसी की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स बता दिए कि वो कंपेरेबल हैं। कंपेरेबल का मतलब है कि ऑलमोस्ट एक जितनी है, कोई ना प्रोडक्ट ज़्यादा है ना रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको याद होगा हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि मॉडरेट सी वैल्यू होगी केसी की, जिससे हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन एक ऐसे इक्विलिब्रियम पे है जहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स हैं वो ऑलमोस्ट रिलेटेबल हैं, वो कंपेरेबल हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब हैं। पहली ऑप्शन इज़ वेरी स्मॉल केसी वैल्यू। इतना हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब तो हमें देख के पता लग गया ये ऑप्शन गलत है ना। दूसरी ऑप्शन इज़ वेरी लार्ज केसी वैल्यू। लार्ज भी नहीं हो सकती, लार्ज का मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, उन्होंने तो कहा रिएक्टेंट्स कंपेरेबल अमाउंट में है, ये ऑप्शन भी गलत हो गई। थर्ड ऑप्शन इज़ मॉडरेट केसी वैल्यू, ये मानी जा सकती है। चौथी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कंपेरेबल अमाउंट्स हैं और अगर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट पता है तो केसी की वैल्यू प्रिडिक्ट करना मुश्किल काम नहीं है। तो ये जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मॉडरेट केसी वैल्यू, इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारे पास वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। क्यों बेटा, क्योंकि ये वो ऑप्शन है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी केसी की वैल्यू मॉडरेट होगी तो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स कंपेरेबल होंगी या एक दूसरे के करीब करीब होंगी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देख लें कितना इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। जितना आपका चैप्टर 1 के क्वेश्चंस का वेटेज है ना, उसमें से बेटा आपके फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का पूछ लेंगे, इक्विलिब्रियम का पूछ लेंगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए इन पे हमने इतने ज़्यादा लेक्चर्स भी लगाए ताकि बिल्कुल ना हमारे माइंड्स में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए। उन्होंने कहा डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं और हमने देखना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो स्टेट होनी चाहिए वो इनमें से किसकी होती है।
फर्स्ट ऑप्शन इज द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड। ऐसा तो नहीं होता, पढ़ा था हमने ऐसा कुछ, आपको याद है कुछ ऐसा? रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, नहीं तो रिएक्शन तो प्रोसीड कर रहा होता है, रिएक्शन रुकता नहीं है। यही तो हमने इक्विलिब्रियम की खास बात पढ़ी थी कि रिएक्शन कभी भी रुकता नहीं है, वो फॉरवर्ड भी जाएगा, वो रिवर्स भी जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमें पता लग गया गलत है। सेकंड देखें, अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ये बात अभी हमने एक पिछले एमसीक्यू में भी डिस्कस किया कि इक्वल नहीं होंगी अमाउंट्स कांस्टेंट होंगी। तो अमाउंट कह लें, कॉन्सेंट्रेशन कह लें, जो मर्जी कह लें, बस उसने इक्वल नहीं होना, उसने कांस्टेंट होना है। ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई। थर्ड देख लेते हैं, द स्पीड्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। स्पीड की जगह मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख दूँ, मैं कह दूँ स्पीड ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स की, या रेट ऑफ रिएक्शन है, एक ही बात है, इसने इक्वल होना है और ये बात सही है। इक्विलिब्रियम पे आपकी अमाउंट इक्वल नहीं होगी, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कह दो या स्पीड ऑफ रिएक्शन कह दो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात है, आपका जो रिएक्शन का रेट है ना वो इक्वल हो जाएगा। चौथा ऑप्शन वैसे क्या है, द रिएक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम और आप कहें कि आपका रिएक्शन रिवर्स ही नहीं हो रहा, ऐसी बात तो हो नहीं सकती, और ऐसी बात हमारी ठीक भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सी ऑप्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्पीड्स ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल, ये बात बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ही होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटी सी बात है जिसमें उन्होंने सिर्फ वर्ड्स का इंटरचेंजेबल किया है, बाकी बात एक ही है, इससे ये वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन है और पूछा हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। इरिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का पहले तो मुझे बताएं ताल्लुक क्या है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके रिवर्सिबल रिएक्शन में तो हो सकता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका डायनेमिक नहीं हो सकता। हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े थे जिसमें एक था स्टैटिक और दूसरा था डायनेमिक, याद आया? स्टैटिक हमने कहा था कि इरिवर्सिबल के लिए करेक्ट हो सकता है लेकिन डायनेमिक नहीं करेक्ट हो सकता। डायनामिक की बात हमने बस तब करनी है जब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करनी है। तो इसका मतलब है कि अब कोई कुछ मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं हम ऑप्शंस और हमें पता लग जाएगा। पहली ऑप्शन है नेवर एस्टैब्लिशेस। ये बात ठीक लग रही है ना, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन का और डायनामिक इक्विलिब्रियम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में किधर से आ गया? डायनामिक का मतलब है कोई चीज़ मूवमेंट पे है, इरिवर्सिबल रिएक्शन तो मूवमेंट पे है ही नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन तो रुक गया। तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक हो सकती है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपका जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश ही नहीं होता, कभी इस्टेब्लिश नहीं होता, आता ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं क्योंकि इससे रिवर्सिबल में आएगा। याद रखनी है बात बेटा आपने। तो लेकिन हम फिर भी बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं ये देखने के लिए कि कोई चीज़ हमारी गलत ना हो जाए। बी ऑप्शन इज एस्टैब्लिशेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से पहले हमारा जो अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर रहा है ना, तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश हो जाना रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, और उसमें भी आपका रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता, वो रिवर्स होता रहता है, रिवर्स होता रहता है, रिवर्स जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा फॉरवर्ड जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इट एस्टैब्लिशेस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एक तरफ बात कर दी रिवर्सिबल, दूसरी तरफ बात कर दी कि वो एस्टैब्लिश हो गया है, रिएक्शन कंप्लीट हो, क्या दो लहदा बातें हैं। हमें पहले ही पता लग गया ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखें, एस्टैब्लिशेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। भाई ये एक ऐसा डायनामिक इक्विलिब्रियम है कि जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोडक्ट्स बन गए हैं और फिर जाके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। ऐसे भी नहीं होता, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद करें बेटा आपने इस चीज़ को, अब तो आपको याद रह जानी चाहिए जितनी दफ़ा हमने इसको रिपीट कर दिया है कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है, वो भी रिएक्शन क्योंकि कंप्लीट नहीं होता। तो उन्होंने तो कह दिया कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होगी उसके बाद इस्टेब्लिश हो रहा है। आप इरिवर्सिबल रिएक्शन में ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन आप डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात इरिवर्सिबल के साथ नहीं कर सकते। आखिरी ऑप्शन है एस्टैब्लिशेस रेडिली। एस्टैब्लिशेस रेडिली हो, आपका ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं रिवर्सिबल में, चाहे आपको वो ये कह दें कि वो जल्दी इस्टेब्लिश हो रहा है, चाहे वो कहीं वो थोड़ी देर बाद इस्टेब्लिश हो रहा है, चाहे वो कहीं 10 घंटे बाद इस्टेब्लिश हो रहा है। आपने ये बात रखनी है कि टाइम मैटर ही नहीं करता। आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम का इरिवर्सिबल रिएक्शन से कोई कनेक्शन है ही नहीं। आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम ने इरिवर्सिबल रिएक्शन में आना ही नहीं है। जब एक चीज़ आनी ही नहीं है एक रिएक्शन में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो इस्टेब्लिश कब हो रहा है, बाद में हो रहा है, पहले हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी पहली ऑप्शन करेक्ट है विच इज़ नेवर एस्टैब्लिशेस। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।
जितनी दफ़ा मैंने ये वैसे तीनों ऑप्शन एक्सप्लेन किया, अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम से। याद रखिएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का ताल्लुक सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ रिवर्स रिएक्शन इज वन। अब उन्होंने पूछा कि रिवर्स रिएक्शन कौन सा होता है। ए ऑप्शन इज विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप केमिकल रिएक्शन को, उस इक्वेशन को अपने माइंड में रिवाइज करें तो आपको याद आएगा कि बिल्कुल विजुअलाइज करें या पेपर पे लिखें अपने सामने, अभी जिस तरह आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन अभी नज़र भी आ रहा होगा, ज़रा इसको देखें। ये लेफ़्ट टू राइट जब जा रहा है तो ये प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। रिवर्स रिएक्शन का मतलब है कि इसको जाना चाहिए राइट टू लेफ़्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट राइट टू लेफ़्ट होता है। ये ऑप्शन हमारी स्ट्रेट अवे गलत हो गई। बी ऑप्शन इज इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, वही बात है, लेफ़्ट टू राइट और रिएक्टेंट्स आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, एक ही बात है, दोनों चीज़ें सेम है। लेफ़्ट टू राइट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, एक ही बात है बेटा, याद रख लो। लेफ़्ट टू राइट जा रहा है रिएक्शन या वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आपकी सी ऑप्शन है विच स्लोज डाउन ग्रेजुअली। स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, और स्टार्ट होने के बाद याद करो इस बात को, आपका सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा और थोड़ी ही देर के बाद आपका रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ग्रेजुअली वो स्पीड अप तो होगा, लेकिन वो ग्रेजुअली स्लो नहीं होगा। इसका मतलब है सी ऑप्शन भी हमारी इनकरेक्ट है, और डी ऑप्शन देखें विच स्पीड्स अप ग्रेजुअली, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ग्रेजुअली स्पीड अप होने का मतलब है कि वो रिएक्शन के स्टार्ट में स्पीड अप नहीं हो रहा, वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वो रिएक्शन जब रिवर्स साइड पे जाएगा तब जाके आपका रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होगा। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया। हमने ये रिएक्शन भी कितनी दफ़ा पढ़ा है, अब तो मुझे यकीन है आप सबको भी ये याद होगा। What will be present in the equilibrium mixture? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा? ना तो हमें रिएक्शन देखने की ज़रूरत है, ना हमें केसी की वैल्यू देखने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात उन्होंने पूछी है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट में वो आपको केसी की वैल्यू लिख के देते हैं, वो आपको टेम्परेचर लिख के देते हैं, वो आपको ये बता दें इस प्रोसेस का नाम क्या है, या वो आपको इस पूरे प्रोसीजर की डिटेल के एंड तक ले जाए। अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ताल्लुक कुछ भी नहीं बाकी चीज़ों से। अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसके अंदर रिएक्टेंट्स भी होंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे अमोनिया ओनली, नॉट पॉसिबल। आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अमोनिया नहीं हो सकता। आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में भी हमने क्या कहा था, रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे। सेकेंड ऑप्शन देखें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ये वाली बात समझ में आती है, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, अमोनिया भी होगा। फिर भी बाकी दो ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ओनली, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं होता। इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो और उसके अंदर आपका कोई एक रिएक्टेंट या कोई एक प्रोडक्ट ना हो, दिस इज इंटायरली इम्पॉसिबल। आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों ने होना है। तो डी ऑप्शन में आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका इस रिएक्शन में रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं है। सी ऑप्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, प्रोडक्ट कहाँ है, नहीं है। ए ऑप्शन में सिर्फ प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट कहाँ है, नहीं है। सिर्फ बी ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों दिए हुए हैं। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर की जो हमसे पूछा गया ना कि इसके अंदर क्या क्या होगा, तो आपके पास क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये तीनों चीज़ें होंगी, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। हमारा आज का है ये आखिरी एमसीक्यू जिसमें हमने बात करनी है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ केसी। यूनिट्स ऑफ केसी आ गई फिर से ट्रिकी चीज़। अब आपको ये तो करना पड़ेगा इसी तरह से। यूनिट्स ऑफ केसी जब कैलकुलेट करने हैं तो ये माइंड गेम नहीं है। या तो होना कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए। आपके रिएक्टेंट साइड पे अगर 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आपके प्रोडक्ट में भी 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर तो आप कहें कि आपके जो केसी की वैल्यू आई है रिएक्शन की, वो उसमें कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को लिखेंगे ना, तो आप देखें PCl3 विल कंबाइन विद क्लोरीन और फिर PCl5 बन जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl5 जब बनेगा तो आपके पास आप देखें रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, PCl3 के साथ 1 है और क्लोरीन के साथ 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे PCl5 के साथ भी 1 नंबर ऑफ मोल है, 1।
तो आपके जो प्रोडक्ट साइड है उस पे नंबर ऑफ मोल 1 है और जो आपका रिएक्टेंट साइड है उस पे नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 हैं। जब आप इसको सारा का सारा सॉल्व करेंगे, जो कि अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आएगा, आप देखें इसमें ज़रा, आपके पास Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे जो आंसर निकला है उसमें आपके पास प्रोडक्ट पे पहले लिखो, जो न्यूमरेटर है ना उसमें लिखो। इस स्लाइड को देखने से पहले आप सबसे पहले पेपर पे इसको सॉल्व करो। प्रोडक्ट है आपका PCl5 और उसकी पावर कुछ भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल ही एक है। उसके PCl5 की जगह लिखो मोल पर DM³ और फिर डिनोमिनेटर में चले जाओ। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 मोल पर DM³ आ गया PCl3, क्योंकि हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा आ गया क्लोरीन Cl2 का। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक एक मोल जो है मोल DM³ वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास एक रह जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है C। तो आपका आंसर C निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 मोल पर DM³ रह गया, उसको न्यूमरेटर में जब आप लेके जाओगे तो आपके जो पावर्स हैं उनके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में अगर वो मोल पावर 1 है और DM-3 है तो न्यूमरेटर में जाके वो मोल -1 और DM+3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी इस MCQ में ऑप्शन जो करेक्ट हुई है वो है C। Kc की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या उसके यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि आपको ये पता हो कि रिएक्शन जो हो रहा है उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर केमिकल इक्वेशन याद रह जाएगी ना, या आप उसको लिख लोगे फौरी, तो फिर आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ मोल्स देख के कि अच्छा मैंने Kc का यूनिट कैलकुलेट करने हैं क्या नहीं। अगर तो आपके पास देखो आपके अच्छा ठीक है Kc के यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो फिर तो आप एज इट इज़ ऑप्शन जो नो यूनिट्स की हो वो सिलेक्ट कर दें। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे ही नहीं करोगे। आप ये माइंड गेम में नहीं सॉल्व करना, माइंड में चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इस रिस्क में हमने पढ़ना ही नहीं है। पेपर पे इसको लिखो रिएक्शन को, PCl3 को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्मेशन करो और फिर उसके बाद उसको लिखो और उसका पूरा का पूरा यूनिट कैलकुलेट करो। तो अब आप यूनिट कैलकुलेट करें और उसके साथ साथ मैंने आपको आंसर बता दिए। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है आप दोबारा करें, दूसरी दफ़ा करें, तीसरी दफ़ा करें, इसको लेक्चर को दोबारा देखें और अपने आंसर को मैच करें कि क्या ये आता है कि नहीं आता। मैंने क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया ये वाला, तो आपको यहाँ से देख के समझ लग जाएगी कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो मैच करो और उसके बाद जो हमने पिछले लेक्चर्स में एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं उनको भी देखो। जिसको समझ नहीं आया है आप उन्हें क्या करना है कि प्रैक्टिस दोबारा करनी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी बार बार 2 से 3 दफ़ा की प्रैक्टिस में ये जो चैप्टर है, क्योंकि ईजी है इसलिए आपको समझ आ जाएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट पे घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, दोबारा से वीडियोस देखें, दोबारा से समझें, तो आपको पता लगेगा कि चैप्टर इतना मुश्किल नहीं था। बस थोड़ा-सा ना कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को बीच में छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जो चीज़ें कंटिन्यू हो रही होती हैं वो हमें समझ नहीं आती। तो इन सबको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें और आहिस्ता-आहिस्ता देखिएगा आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो ये वाला चैप्टर क्योंकि हमारा वाइंड अप हो चुका है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।